क्लास 12th एग्जाम्पल 3.1 ए ऑप्शन में देखते हैं। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर कैरिंग अ करंट 1.5 एम्पियर। Assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of copper is 9 × 10⁻³ kg per meter cube and its atomic mass is 33.5। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें फाइंड क्या करना है, ड्रिफ्ट स्पीड एंड हमारे पास क्या गिवन है, करंट। तो रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय लाइक I इज इक्वल टू N E एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन VD। यहाँ पे देखते हैं जो मेरा स्मॉल n है वो है नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर एंड E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें क्या निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो VD इज इक्वल टू I अपॉन NE अपॉन A। तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू करंट एन, नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम मुझे करंट की वैल्यू भी गिवन है ना। चार्ज ऑन मैग्नीट्यूड ऑन इलेक्ट्रॉन हमें मालूम है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो अब हमें स्मॉल एन निकालना है। तो सबसे पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं। जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है टू अप्लाइंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन होती है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। नाउ हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इन मैग्नीट्यूड ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हम सिर्फ इसका वैल्यू ले रहे हैं, नेचर ऑफ चार्ज नहीं ले रहे। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमें गिवन है, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं 1 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड करंट हमारे पास गिवन है 1.5 एम्पियर। सो स्मॉल n हमें मालूम है क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर क्यूबिक मीटर। अब इस चीज को भी हम ध्यान से देख लेते हैं, पर क्यूबिक मीटर का क्या मतलब है। लाइक अब मैं कॉपर मेटल का एक क्यूब काटूं किसी बड़े पीस में से, लाइक जिसकी हाइट भी मेरे पास 1 मीटर हो, हाइट भी 1 मीटर होनी चाहिए, ठीक है, ब्रेड्थ भी 1 मीटर होनी चाहिए एंड लेंथ भी मेरे पास 1 मीटर होनी चाहिए। सो अगर मैं ऐसा पीस काटूं बड़े कॉपर पीस में से इस डिमेंशन का, मतलब 1 क्यूबिक मीटर का, सो इसमें जितने भी मेरे पास एटम्स होंगे वो मुझे स्मॉल n देगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या कहा गया था कि ईच कॉपर एटम, ठीक है, कि हर एक कॉपर का एटम मुझे एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, रफली कॉन्ट्रीब्यूट्स 1 कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो सीधा सीधा मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा स्मॉल n है वो नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक मीटर के किसके बराबर गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बराबर आ जाएगा इन 1 क्यूबिक मीटर में। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि n क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ एटम्स इन पर क्यूबिक। तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक, क्योंकि जब भी हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन करते हैं हम ये अज्यूम करके ही चलते हैं कि हमारे पास एक एटम है वो मुझे एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन देगा ही देगा, ठीक है। आप आइदर वैसे से जैसे मर्जी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स पर क्यूबिक, और या आप कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्यूबिक, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो नाउ अब हमारे पास जैसे कहा था कि हमें एक एटम 1 एटम क्या देगा, एक इलेक्ट्रॉन को देगा। 1 एटम गिव्स मी 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब स्मॉल n फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में और क्या क्या गिवन है, लाइक द डेंसिटी ऑफ कॉपर इज, तो मुझे डेंसिटी ऑफ कॉपर, ठीक है, इज इक्वल टू दे दिया 9.0 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये मेरे पास डेंसिटी आ गई एंड इट्स एटॉमिक मास, और मुझे इसका एटॉमिक मास भी दे दिया, लाइक एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5 ग्राम। सो डेंसिटी से अब मैं मास निकाल लेता हूँ 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर ब्लॉक। लाइक डेंसिटी हमें मालूम है किसकी इक्वल होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखिए अब डेंसिटी मेरे पास गिवन है 9 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब
इनटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूबिक मीटर निकालना चाहता हूँ। लाइक V यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1 मीटर क्यूब। सो लाइक 1 मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। 1 को 9 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास मास कितना आ जाएगा, 9 इंटू 10⁻³ kg ऑफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ कॉपर ब्लॉक। मतलब ये मेरा मास इस ब्लॉक का आ जाएगा जब हम वॉल्यूम की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये मेरे पास आ गया अब मास ऑफ कॉपर ब्लॉक जिसका वॉल्यूम कितना है, 1 मीटर क्यूब। अब मेरे पास मास आ गया तो हमें मालूम है, हमें एटॉमिक मास भी दिया हुआ है कॉपर का। AM किसके इक्वल होता है, सो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर इज इक्वल टू हमें क्या गिवन हो गया अब 63.5 ग्राम, क्योंकि हमारा जो ए होता है वो किसके इक्वल होता है, मास ऑफ 1 मोल के इक्वल होता है। एंड आल्सो हमें एक और चीज़ भी मालूम है कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। लाइक 1 मोल ऑफ कॉपर में अब मेरे पास कितने एटम हो जाएंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होते हैं। क्लियर। तो रफली हमने यहाँ सिंप्लीफिकेशन के लिए बुक ने इसे राउंड ऑफ कर लिया, तो हमारे पास 1 मोल ऑफ कॉपर में कितना आ गया, 6 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो हमने राउंड ऑफ करके 1 मोल की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करनी है। सो यहाँ से हम कंपैरिजन कर सकते हैं लाइक इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से। देखिए 1 मोल ऑफ कॉपर में हमारे पास 63.5 ग्राम है और 1 मोल ही कॉपर में मेरे पास 6 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा कंपेयर करके कह सकता हूँ कि है ना, नंबर ऑफ एटम्स इन 63.5 ग्राम ऑफ कॉपर इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशनों को हमने कंपेयर करके कह दिया। अब मेरे पास 63.5 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे। ठीक है, बाय यूजिंग दिस रिलेशन। सो नेक्स्ट अब मैं 1 ग्राम में निकाल लेता हूँ कि अब मेरे 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे कॉपर में। सो 1 ग्राम, तो बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय 63.5, तो यहाँ से 63.5 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। इस साइड 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5 एटम्स। तो अब मेरे 1 ग्राम में 6 इंटू 10⁻23 ओवर 63.5 एटम्स अवेलेबल होंगे। अब हमें मालूम है कि मास की ऐसा यूनिट केजी है। सो अब मैं 1 ग्राम को 1 केजी में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे 1 ग्राम को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक 1 केजी बनाने के लिए 1 ग्राम को मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लाइक 1 इंटू 10⁻³ से। अब 1 इंटू 10⁻³ से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरा केजी बन जाएगा। सो मेरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10⁻³ कि 10⁻³ की वैल्यू क्या होती है, के। सो ये बन जाएगा केजी, 1 केजी, तो ये मेरे पास आ गया 1 केजी। सो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सो 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 63.5 इंटू 10⁻³ से मैंने इधर मल्टीप्लाई किया था ग्राम्स को तो केजी बन गया था। सो 10⁻³ से ही मैं राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब हमने 1 केजी में नंबर ऑफ एटम्स को निकाल लिया, बट क्वेश्चन में तो कॉपर ब्लॉक का मास हमारे पास कितना आया था, 9 इंटू 10⁻³ केजी। तो मुझे नंबर ऑफ एटम्स इस ब्लॉक में निकालने थे ना, तो जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स आएंगे उससे ही मेरे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी ब्लॉक में आ जाएंगे। क्लियर। तो सिंप्लीफाई, अब मुझे 1 केजी की वैल्यू तो मिल गई। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 9 इंटू 10⁻³ एक तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। सो केजी तो यहाँ पे मेरा पहले से है, तो इसी टर्म को हम इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 इंटू 10⁻23 इंटू 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻³ अपॉन 63.5। अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स इन अ कॉपर ब्लॉक है ना, कॉपर ब्लॉक जिसका वॉल्यूम कितना है 1 मेट्रिक क्यूब, उसमें आ जाएंगे। आफ्टर सिंप्लीफाइंग तो मेरे पास आ जाएगा 9 इंटू 10⁻³ केजी में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, लाइक 0.85 इंटू 10⁻29। तो ये क्या थे हमारे पास एटम्स। तो 9 इंटू 10⁻³ केजी में मेरे पास 8.5
इंटू 10⁻28 एटम्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा भी कह सकता हूँ कि ये मेरे पास स्मॉल n की वैल्यू आ गई 8.5 इंटू 10⁻20। जैसे हमने पहले कहा था कि हमारा एक एटम एक इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, तो सिमिलरली वैसे एक एटम की जगह हम एक इलेक्ट्रॉन भी लिख सकते हैं। तो ये मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे इन आ 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ कॉपर ब्लॉक। तो ये मेरे पास n की वैल्यू भी यहाँ पे कैलकुलेट होगी। सो अब मेरे पास n की वैल्यू भी आ गई, तो सिंपली हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकाल लेंगे। Vd इज इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास है 1.5 अपॉन n की वैल्यू अब हमने निकाल लिया 8.5 इंटू 10⁻28 अपॉन ई। तो चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 इन 10⁻19 इंटू एरिया, हमें एरिया भी गिवन था 1 इंटू 10⁻7 तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास Vd की वैल्यू आ जाएगी 0.11 इंटू 10⁻2 मीटर पर सेकेंड। सो ये मेरे पास आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आप कह सकते हैं या ड्रिफ्ट स्पीड की वैल्यू। अब इसे फर्दर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो ये मेरा आंसर आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन मीटर पर सेकेंड में। क्लियर, तो इसे हम थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। Vd इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड कितनी आ गई 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज आवर आंसर ऑफ अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और हम इसे फर्दर भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं लाइक ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 1.1, तो ये कन्वर्ट हो जाता है mm में, मिलीमीटर में। सो 1.1 mm पर सेकेंड और पाके हम इस तरह भी लिख सकते हैं इन मिलीमीटर पर सेकेंड में। सो हमारा यहाँ पे ए पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम बी पार्ट को देखते हैं। अब बी पार्ट में हमें क्या कहा गया है, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन अबव विद, है ना। जो हमने अभी ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की है ना पहले, उसको अब हमने कंपेयर करना है। फर्स्ट पार्ट थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। अब जो हमने यहाँ पे जो हमने ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट की थी मीटर पर सेकंड, उसे हमने अब कंपेयर करना है थर्मल स्पीड से ए पार्ट में। तो पहले हम बी का ए पार्ट देख लेते हैं, थर्मल स्पीड ऑफ कॉपर एटम एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो यहाँ पे हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात करते हैं तो हम कह देते हैं कि रूम टेम्परेचर की। सो कैपिटल टी से हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है हमारे पास, उसे हम 27 डिग्री अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो डिग्री इज नॉट अ SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर कितनी है, केल्विन। तो इसे मैं केल्विन में कन्वर्ट कर लेता हूँ लाइक 273 प्लस 27 इज इक्वल टू, अब ये मेरे पास कितना आ जाएगा 300 केल्विन। तो ये मेरे पास आ गई टेम्परेचर की वैल्यू। कौन सा टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। उसके अलावा लेट कैपिटल M को हम मास मान लेते हैं, मास ऑफ कॉपर एटम कि जो हमारा सिंगल कॉपर एटम है उसका मास हम लेट कैपिटल M मान लेते हैं। तो हम थर्मल स्पीड्स फाइंड करने के लिए इक्वेशन यूज करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, हाफ मतलब m v स्क्वायर, ये v हम थर्मल वाली v अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि ये थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी। हाफ m v t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 k b इंटू t। m इज मास ऑफ कॉपर एटम, ठीक है, v t थर्मल वेलोसिटी ऑफ दैट एटम, अब उसका स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2 kb। जो हमारा kb है ये हमारे पास आता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं लाइक हाफ से ये मेरा इधर हाफ गया, तो अब मेरे पास क्या बचा, m v t स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kb t। तो अब हमें थर्मल वेलोसिटी निकालनी थी तो m को हम दूसरी साइड ले जाते हैं। सो वी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 kb t अपॉन m। तो यहाँ पे वी टी स्क्वायर है तो वी टी की वैल्यू टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड्स, तो स्क्वायर से एक अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इधर अंडर रूट आ जाएगा 3
kBT/m। तो देखिए बुक ने क्या किया यहाँ पे, फॉर सिंप्लिसिटी, ठीक है, इस 3 को निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो मेरी जो वेलोसिटी है वो रफली उसने इस रिलेशन से ले ली kBT/m। तो थर्मल वेलोसिटी का रिलेशन अब इस फॉर्म में बुक ने यहाँ पे यूज़ किया है। सो नाउ अब देखिए मेरे पास T की वैल्यू है, क्लियर है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर कह दिया था, तो मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली इन केल्विन, तो ये कितनी आ गई 300 केल्विन। अब जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू होती है KB = 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पे याद करनी पड़ेगी। सो टेम्परेचर की वैल्यू थी। अब मास ऑफ अ कॉपर एटम, हम अब एक कॉपर एटम का मास निकालना चाहते हैं। हमें पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जो मेरा 63.5 ग्राम है ना 1 मोल का मास होगा। जैसे हमने कहा था कि 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं, 63.5 ग्राम। तो अब 63.5 ग्राम में कितने एटम हो गए 1 मोल के इक्वल। तो 1 मोल में कितना होता है, जो हमने रफली माना था 6 × 10⁻23, ये मेरे पास कितने आ जाएंगे एटम्स। तो सो नाउ अब देखिए, अब मुझे फाइंड करना था मास ऑफ 1 एटम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास एटम कितने हैं 6 × 10⁻23। तो अगर मैं बोथ साइड डिवाइडेड बाय 6 × 10⁻23 कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास जो राइट हैंड साइड है 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे बच गया 1 एटम। तो इधर भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 6 × 10⁻23। तो 63.5 ग्राम को अब मैं डिवाइड कर देता हूँ 6 × 10⁻23 से। तो 1 एटम का मेरे पास वेट आ जाएगा इन ग्राम्स। अब हमें मालूम है मास की ऐसा यूनिट केजी होती है, तो यहाँ पे मैं ग्राम को भी कन्वर्ट कर दूँ केजी में। लाइक हमें मालूम है कि 1 kg = 10⁻³ ग्राम्स। तो 1 ग्राम किसके इक्वल आ जाएगा 1/10⁻³ kg = 1 ग्राम। तो फर्दर इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ 10⁻³ kg = 1 ग्राम। तो यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसकी वैल्यू। सो 63.5 ग्राम की वैल्यू अब कितनी आ गई इंटू 10⁻³ kg अपॉन 6 × 10⁻23। ये मास आएगा अब 1 एटम का इन kg। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10.58 × 10⁻26 kg मास ऑफ 1 एटम। तो हमारे पास मास ऑफ 1 एटम आ गया। तो इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं कैपिटल M से। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी कैपिटल M की, क्लियर। तो मेरे पास कैपिटल M की वैल्यू भी आ गई। तो अब मुझे रिलेशन में तीनों टर्म्स की वैल्यूज मालूम चल गई। तो अब मैं इसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। सो वेलोसिटी, और ये आप कह सकते हैं थर्मल वेलोसिटी इज इक्वल टू √ KB की वैल्यू 1.38 × 10⁻⁻23 इंटू T की वैल्यू इंटू 300 अपॉन M अभी हमने कैलकुलेट किया 10.58 × 10⁻26। तो अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए इस टर्म को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 300 को 3 × 10⁻²। तो अब अगर मैं 3 को 1.38 से मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा √ में 4.14। अब देखिए बेस सेम है पावर सेट, तो यहाँ पे कितना है 10⁻⁻23 10⁻²। तो ये बच जाएगा 10⁻⁻21 अपॉन मेरे पास क्या 10.58 × 10⁻�26। नेक्स्ट अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरा VT इज इक्वल टू आ जाएगा लाइक अब 4.14 को अगर मैं डिवाइड करूं 10.58 से तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.39 इंटू, अब देखिए ऊपर मेरे पास कितनी है 10⁻⁻21 और डिनोमिनेटर में क्या थी 10⁻⁻26। अब ये ऊपर जाके 10⁻⁻26 पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये पॉजिटिव हुई तो ये नेगेटिव है, तो मेरे पास कितना बचेगा 10⁵। VT इज इक्वल टू, अब इसे मैं लिख सकता हूँ 3.9 × 10⁴, क्योंकि मैंने 10⁵ को कन्वर्ट कर लिया इंटू 10⁴, ताकि जो मुझे अंडर सॉल्व करना इजी हो जाए। तो आप देखिए अब ये टर्म आ रही है मेरे पास 3.9, ये अप्रॉक्सीमेटली 4 के इक्वल है। इसे मैं 4 मान लूँ राउंड ऑफ करके, तो इसका अंडर सॉल्व करना मेरे पास ईजी हो जाएगा। सो VT, तो 4 का अंडर हमें मालूम है, मेरे पास आता है 2, अंडर खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे भी कितना है
10⁴, तो इसे भी लिख सकता हूँ 10⁻², उसकी पावर फिर 2, उस 2 से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास कितना बचा 10⁻²। अब ये मेरी वेलोसिटी थी, तो इसके यूनिट्स आ गए मीटर पर सेकंड। तो ये मेरे पास आ गई थर्मल वेलोसिटी, और आप कह सकते हैं थर्मल स्पीड ऑफ एन अ कॉपर इलेक्ट्रॉन। क्लियर। तो अब मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा था कि इसे कंपेयर करो विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जैसे हमें मालूम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट की थी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। तो अब इनका हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करने के लिए हम हमेशा रेशियो ले लेते हैं। लाइक यहाँ पे मैं रेशियो ले लेता हूँ VD अपॉन VT की। VD की वैल्यू कितनी है 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड अपॉन VT की वैल्यू भी कैलकुलेट किया 2 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स तो सीधी सीधी कैंसिल होगी रेशियो में। सो नेक्स्ट अब मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि इसे सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा 0.55 इंटू 10⁻⁻5। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.55 इंटू 10⁻5 टाइम्स VT, मतलब थर्मल वेलोसिटी आ जाएगी। तो अगर इसे मैं रफली कहूँ, ठीक है, और तो मैं कह सकता हूँ कि मैं VD कितनी कम आएगी 10⁻5 टाइम्स देन VT। तो जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बहुत स्मॉल होती है एज कंपेयर टू थर्मल वेलोसिटी, और वाइसा वर्सा। वाइसा वर्सा का क्या मतलब हो गया कि जो थर्मल वेलोसिटी है वो 10⁻5 टाइम्स ग्रेटर देन होगी VD। तो ये हमारा आंसर आ गया बी ऑप्शन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। सो दिस इज आवर आंसर। अब बी पार्ट का सेकंड पार्ट देख लेते हैं। स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अलोंग द कंडक्टर विच कॉसेस द ड्रिफ्ट मोशन। अब हमें कंपैरिजन करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का विद स्पीड ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो सबसे पहली चीज़, इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो मूव करती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट, जो हम कह सकते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड से। सो बी पार्ट का सेकंड ऑप्शन। जैसे हमने कहा कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, ठीक है, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड क्या होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी अब, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, VEF से डिनोट कर लेते हैं। तो ये भी मेरे पास आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इसे हमें कंपेयर करना था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड में। क्लियर। तो इसे हम कंपेयर कर लेते हैं। सो हमारी VD रेशियो निकाल लेते हैं, VD अपॉन VEF। जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम रेशियोस निकाल लेते हैं। सो VD की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड। सो अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड अब मेरे पास कितनी आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यूनिट्स कैंसिल हो गए। अब 1.1 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो ये मेरे पास आ रहा है 0.36 इंटू, अब ये ऊपर ये कनेक्टिव का हो जाएगा 10⁻⁻11। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि माई ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू 0.36 इंटू 10⁻⁻11 टाइम्स स्मॉलर होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड से। क्लियर। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट। और हम रफली भी कह सकते हैं कि माई ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, है ना, 10⁻⁻11 फैक्टर से कम होगी एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल फील्ड की वेलोसिटी से। सो दिस इज आंसर ऑफ आवर बी पार्ट सेकंड ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।